नमस्कार साथियों, जय भीम। आज एक महीना पूरे हो गए हैं ये एपिसोड चलाने के। 21 अप्रैल को हमने ट्रायल रन पर एक छोटा सा एक वीडियो चलाया था और आपकी प्रतिक्रिया मिली। उसके बाद लगातार 2 वीडियो एवरेज के हिसाब से 60 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। तो आज 60वां एपिसोड है। 58वें एपिसोड में हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों में अछूतों के समुचित प्रतिनिधित्व को दरकिनार कर दिया था। उसकी कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई थी। तो इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने एक नाराजगी भरा तार ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भेजा था। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने तत्काल चर्चिल, लेबर पार्टी के अन्य नेताओं को एक लंबा ज्ञापन भेजा और इस ज्ञापन में बहुत सारी बातें बहुत बलपूर्वक कही गई। तो ये ज्ञापन क्या था, ये ज्ञापन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज्ञापन में कई बिंदु हैं। जो पहला बिंदु उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि भारत के राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए लेबर पार्टी की सरकार ने इस साल के आरंभ में कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन ने भारत में संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की एक योजना तय की। इस योजना में, इस संविधान सभा में शामिल प्रतिनिधि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से जो प्रांतीय विधानसभा है उनके सदस्य द्वारा चुने जाने थे। कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुने जाने थे। संविधान सभा के गठन के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन की योजना ने प्रांतीय विधानसभाओं को 3 श्रेणी में बांटा, 3 कैटेगरीज में बांटा: मुस्लिम, सिख और सामान्य, जिसमें प्रत्येक के लिए सीटें आरक्षित थी। मुस्लिम को मुस्लिमों द्वारा चुना जाना था, सिख को सिख समुदाय द्वारा चुना जाना था और सामान्य प्रतिनिधि शेष सदस्य द्वारा चुने जाने थे। जनरल श्रेणी में, सामान्य श्रेणी में हिंदू, अनुसूचित जातियां, भारतीय, क्रिश्चियन, ईसाई और एंग्लो इंडियन शामिल है। ये डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा पहले। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि भारत की अनुसूचित जातियों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हें हिंदुओं के साथ मिला दिया गया है। महामहिम की सरकार द्वारा बार बार यह घोषणा की गई है कि सरकार मानती है कि अनुसूचित जातियां भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक अलग तत्व है और महामहिम की सरकार ऐसा कोई संविधान लागू नहीं करेगी जिसपे अनुसूचित जातियों की सहमति न हो। सो यह प्रश्न पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिमों और सिखों को अलग तत्व क्यों माना और अनुसूचित जातियों को समान स्थिति में रखने के लिए उसने क्यों मना कर दिया। कि अगर सिख और मुसलमान को उन्होंने अलग तत्व माना तो अनुसूचित जातियों को उन्होंने अलग तत्व क्यों नहीं माना। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 18 जुलाई 1946 को संसद में बहस हुई और इस बहस में क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस ने अपने आप को इस आलोचना से भरसक बचाने का प्रयास किया। बहस के 2 मुद्दे थे। पहला मुद्दा कि फरवरी के अंत में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनावों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया, जिससे यह लगा कि अनुसूचित जातियां कांग्रेस के साथ थीं और वे कांग्रेस अर्थात
हिंदुओं को ही अपना भाग्य मानने लगी थी। यहाँ नोट कीजिएगा कि हिंदू मतलब कांग्रेस, हिंदुत्व फोर्सेस। तो आसपास कौन सा फोर्सेस क्या है, इसका एनालिसिस आपको करते रहना है। ये कांग्रेस अर्थात हिंदुओं को ही अपना भाग्य मानने लगी थी, और यह भी कि उनके अलग रहने का कोई आधार नहीं है। दूसरा जो बहस का मुद्दा था कि अल्पसंख्यकों के लिए एक सलाहकार समिति होनी चाहिए जिसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व होगा और वे अपने लिए आवश्यक सेफगार्ड तैयार करने के लिए आवाज उठा सकेंगे। अब इसका विश्लेषण करते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जो दूसरा प्रोविजन था सलाहकार समिति का, यह कुछ ज्यादा ही बेकार था। बेकार क्यों था, इसका कारण स्पष्ट है कि सलाहकार समिति का स्टेटस और पावर परिभाषित नहीं किया गया है। अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की निर्धारित संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है कि अनुसूचित जाति के कितने सदस्य उसमें होंगे। सलाहकार समिति के निर्णय लागू करने का अधिकार बहुमत को है और सलाहकार समिति संविधान सभा की एक छवि मात्र ही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। संविधान सभा में अनुसूचित जाति से संबंधित सभी प्रतिनिधि कांग्रेस दल के हैं और वे अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, अतः वे कांग्रेस के आदेश पर निर्भर रहते हैं। उनमें से जिनको भी सलाहकार समिति में लिया जाएगा वे भी दल के आदेश पर निर्भर रहेंगे। आज भी देखिए पार्टी विप, अरे SC/ST को पता होना चाहिए कि उन पे विप नहीं लागू हो रहा है, किस लिए जा रहे हैं वहां पे। लागू होगा तो होगा, आवाज उठाओ। तो ये उस समय 1946 में अंबेडकर ये विजुलाइज कर रहे थे कि जिनको सलाहकार समिति में लिया जाएगा वे दल के आदेश पर ही निर्भर रहेंगे। वे अनुसूचित जातियों के वास्तविक विचारों को न तो संविधान सभा में और न ही सलाहकार समिति में रख सकेंगे। कैबिनेट मिशन के सदस्यों द्वारा आगे लिखते हैं, अनुसूचित जातियों को पृथक और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देने में इस मुद्दे को मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया कि पिछले चुनाव में अनुसूचित जाति की सीटें कांग्रेस ने जीती थी, तो इसीलिए इनके पृथक निर्वाचन का कोई मतलब नहीं है। फिर आगे लिखते हैं अंबेडकर कि अगर कांग्रेस ने जीती भी थी तो भी उनके बचाव में यह बात काफी नहीं है। यह सत्य है कि अंतिम चुनाव में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के सीटों पर कब्जा कर लिया, किंतु इसका उत्तर यह है कि इस चुनाव के परिणाम विभिन्न कारणों की परीक्षा के तौर पे लिए जाने चाहिए कि चुनाव के पहले का जो बैकग्राउंड है, जो कारण है, उसको भी ध्यान में रखेंगे तभी इस पूरे घटनाक्रम को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला कारण क्या था कि विभिन्न पार्टियां, जैसे अनुसूचित जातियों की पार्टियां थी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग किया था, अन्य दलों की तुलना में घाटे में थी, क्योंकि भाई ब्रिटिश के साथ आपने सहयोग किया है। दूसरा कारण था कि इंडियन नेशनल आर्मी का मुकदमा चुनाव के साथ ही शुरू हो गया था, जिसने रिवोल्ट किया था 1946 फरवरी में, इंडियन आर्मी, नेशनल आर्मी। सो वो चुनाव के साथ ही मुकदमा शुरू हो गया था, जिससे कांग्रेस लाभ की स्थिति में रही और अन्य दलों का नुकसान हुआ। यदि इंडियन नेशनल आर्मी का मुकदमा चुनाव के समय आरंभ न हुआ होता तो कांग्रेस का अपना स्टॉक इतना कम था कि वह चुनाव पूरी तरह से हार जाती। इन दो कारणों के अलावा चुनाव को परीक्षण के तौर पर क्यों नहीं लिया गया, इसका उपयोग यह जानने के लिए क्यों नहीं किया गया कि क्या कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किया अथवा नहीं। आगे लिखते हैं अंबेडकर कि हिंदू मत
प्रभावशाली होने के कारण कांग्रेस के लिए आसान है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को हिंदू मतों से जिता दें। कि हिंदू मत चूंकि ज्यादा है तो इसलिए वो जितवा सकता है। प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए अनुसूचित जाति उम्मीदवार हिंदू मतों से विजयी हुए, न कि अनुसूचित जातियों के मतों से। यह ऐसा तथ्य है जिसे कैबिनेट मिशन के सदस्य, कैबिनेट मिशन के लोग भी मना नहीं कर सकते। आगे लिखते हैं कि असली परीक्षा जिसमें यह पता लगाया जा सके कि क्या कांग्रेस अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करती है, यदि हां या ना, तो इसके लिए जो प्राइमरी इलेक्शन है उसके जो चुनाव परिणाम आए हैं उसकी जांच जरूरी है। प्राइमरी इलेक्शन में क्या होता था? प्राइमरी इलेक्शन में अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र थे, जिसमें गैर अनुसूचित जाति के लोगों को वोट देने का अधिकार सवर्ण हिंदुओं को अधिकार नहीं था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि प्रारंभिक चुनाव, प्राइमरी इलेक्शन ही अनुसूचित जातियों की सच्ची भावना को प्रदर्शित करते हैं। और प्रारंभिक चुनाव का परिणाम क्या दर्शाता है? क्या यह दर्शाता है कि अनुसूचित जातियां कांग्रेस के साथ है? क्वेश्चन मार्क। आंकड़ों का, चुनाव के आंकड़ों का यहाँ पूरा आंकड़ा अपेंडिक्स में वो प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि इसके लिए आप अपेंडिक्स देख सकते हैं कि अनुसूचित जातियों को प्रांतीय विधान मंडल में 151 सीटें मिली थी। इन सीटों में सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांतों के अलावा विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था। प्रारंभिक चुनाव ऑब्लिगेटरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। यह ऑब्लिगेटरी तभी होते हैं, बाध्यकारी तभी होते हैं जब एक सीट पे 4 से अधिक उम्मीदवार खड़े हों। पिछले प्रारंभिक चुनाव में, जिसके बाद अंतिम चुनाव हुए, 151 क्षेत्रों में 40 जो विधानसभा क्षेत्र थे वे ऑब्लिगेटरी, बाध्यकारी बने। बिहार और उड़ीसा प्रांतों में प्रारंभिक चुनाव, प्राइमरी इलेक्शन नहीं हुए। तो 40 चुनाव क्षेत्रों में हुए प्रारंभिक चुनाव के परिणाम को इन्होंने पूरा अपेंडिक्स में डाला है और इस परिणाम की व्याख्या करते हुए वो लिखते हैं, अंबेडकर लिखते हैं कि परिणामों ने सिद्ध किया, नंबर 1, कि 283 उम्मीदवारों में से कांग्रेस ने अपने टिकट पर सिर्फ 46 उम्मीदवार खड़े किए, अपेंडिक्स 1, और 167 सफल उम्मीदवारों में से सिर्फ 38 कांग्रेस के जीत सके, 38 जीत सके। दूसरी बात, ये प्रारंभिक चुनाव में भाग लेने वाले किसी दल का अंतिम उद्देश्य फाइनल इलेक्शन में अपने दल के टिकट पर कम से कम 4 उम्मीदवार को खड़ा करके अपने सभी विरोधी दल को बाहर का रास्ता दिखाना होता है। क्या कोई दल अपने टिकट पर 4 उम्मीदवार खड़ा कर सकता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे अपने मतदाताओं पे, अपने वोटर्स पे पूर्ण विश्वास हो। कितना विश्वास है इसी पे डिपेंड कर सकता है। कांग्रेस ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 1 से अधिक उम्मीदवार खड़ा करने का साहस नहीं दिखाया। यह दर्शाता है, यह बात साबित करता है कि कांग्रेस को विश्वास नहीं था कि अनुसूचित जातियों के मतदाता कांग्रेसी उम्मीदवार को वोट देंगे। यदि किसी एक दल ने 4 उम्मीदवार
खड़े करने का साहस दिखलाया तो वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, अनुसूचित जाति संघ है। देखें अपेंडिक्स 2। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि कांग्रेस के पक्ष में पड़े मतों की संख्या देखी जाए तो बिना किसी विवाद के यह सिद्ध हो जाता है कि प्रारंभिक चुनाव में उन्हें पड़े कुल वोट का 28% ही मिला, मतलब 72% उनके खिलाफ था। तो यदि किसी व्यक्ति को अंतिम चुनाव में हिंदू मतों से जीतने का लालच नहीं होता तो भी स्वतंत्र उम्मीदवार अनुसूचित जाति संघ के ही सदस्य होते हैं। केवल अनुसूचित जाति संघ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ही ऐसा दल है जो अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करता है। गैर कांग्रेसी दल के पक्ष में पड़े 72% वोट मत इस बात की पुष्टि करते हैं। अब एक कैबिनेट मिशन का एक और आरोप था। कैबिनेट मिशन का आरोप था कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्धि केवल बंबई प्रेसिडेंसी और मध्य प्रांत के अनुसूचित जातियों तक ही सीमित है, लिमिटेड है। तो इसके उत्तर में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह बयान निराधार है। अनुसूचित जाति संघ अन्य प्रांतों में भी उसी प्रकार कार्य कर रही है जैसे बंबई और मध्य प्रांतों में, और दूसरे प्रांतों में भी उल्लेखनीय चुनावी सफलता एससीएफ ने हासिल की है, शेड्यूल कास्ट संघ ने हासिल की है। सो यह बयान देते समय मिशन ने बंगाल से उनके चुने जाने को नजरअंदाज किया, है ना, कि बंगाल डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल से चुनकर आए थे। डॉक्टर अंबेडकर को प्राथमिक पसंद वाले 7 मत मिले और चुनाव में जहां तक सामान्य सीटों का संबंध है सर्वाधिक वोट अंबेडकर को मिले, यहां तक कि उन्होंने कांग्रेस दल के नेता श्री शरद चंद्र बोस को भी पराजित कर दिया था, हरा दिया था। यदि बंबई और मध्य प्रांतों के बाहर डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव नहीं है तो वे बंगाल से चुनाव कैसे जीत गए? यह भी याद रखा जाए कि बंगाल प्रांतीय सभा की 30 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 30 में से 28 सीटें कांग्रेस के टिकट पे कांग्रेसी अनुसूचित जाति के लोगों ने जीता था। इनमें से सिर्फ 2 अंबेडकर के दल के थे, जिसमें से एक व्यक्ति चुनाव के दिन बीमार पड़ गया था। इसका अर्थ यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने डॉक्टर अंबेडकर को वोट दिया, और इसका मतलब कि उन्होंने कांग्रेस का जो व्हिप था, आज्ञा पत्र था, उसका विरोध किया और डॉक्टर अंबेडकर को अपना नेता माना। सो इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस से संबद्ध अनुसूचित जाति के सदस्य अनुसूचित जाति के नेता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करते हैं, और इस तथ्य को कैबिनेट मिशन ने पूरी तरह झुठलाया है। कैबिनेट मिशन के आत्मसमर्पण से इतनी उत्साहित है कि मिशन को संबोधित अपने पत्र में कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक मानने से ही मना कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अनुसूचित जातियों के वे सेफगार्ड्स प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है जैसा वो अन्य अल्पसंख्यक के मामले में करने को तैयार है। इसलिए मिशन के विचारों का ठीक ठीक पता लगाना तथा उन्हें बाध्य करना आवश्यक है कि क्या वे अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक मानते हैं या नहीं। अंतिम में कंक्लूड करते हैं इस ज्ञापन में अंबेडकर कि अपने प्रस्तावों में मिशन ने कहा है कि सत्ता हस्तांतरण से पहले संसद को स्वयं सुनिश्चित करना होगा
कि अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए सेफ गार्ड्स पर्याप्त हैं, लेकिन मिशन ने कहीं भी इन सेफ गार्ड्स की जांच के लिए किसी तंत्र का उल्लेख नहीं किया है। क्या संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति अल्पसंख्यकों के सेफगार्ड्स की जांच करेगी? इस बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कैबिनेट मिशन ने यह उल्लेख तक नहीं किया है कि महामहिम की सरकार जो सेफगार्ड्स की पर्याप्तता के अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र निर्णय का उपयोग करेगी या नहीं करेगी। इन मुद्दों को स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि यह प्रोविजन मिशन द्वारा बाद में सोचा गया और यह इसके मूल प्रस्ताव में, कैबिनेट मिशन के मूल प्रस्ताव में नहीं था, जिससे लगता है कि इसका आशय केवल अल्पसंख्यकों की गतिविधि, अनुसूचित जाति की गतिविधि को रोकना था। तो ये था मेमोरेंडम में कंटेंट। अभी लगातार अंबेडकर बने हुए हैं, डटे हुए हैं मैदान में, एक तरह से मैदानी है, डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। हम लोग जो इतना हंस मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, वो इतना लड़े थे, उसी की वजह से है। एक छात्र, शिक्षक और शोधार्थी होने के नाते जो मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ, जितना बन पड़ता है आपके बीच कम से कम अम्बेडकर को पढ़ रहा हूँ, पाठ हो रहा है। तो बाबा साहब ने 1943 में कामगार जो वर्किंग क्लास का एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा था कि हमारे लोग को जो है ना मानव मुक्ति से संबंधित किताबें ज़्यादा पढ़नी चाहिए। उनको रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पढ़ना चाहिए, उनको कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पढ़ना चाहिए, ऐसे लिटरेचर पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे लोग राजा महाराजा के कल्पित कहानियों में ज़्यादा मजा लेते हैं, वो ज़्यादा उसको पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से अभी टीवी पे बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है, तो बहुत सारे लोग उसमें अभी शामिल हैं, लेकिन उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। चूँकि ये बात जो हम कह रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है कि उनके पास पहुंचाइए और बोलिए कि वो टीवी पे जो है ना वो सारा नाटक देखने से बेहतर है कम से कम बाबा साहब के बारे में सुन लो। इतना पढ़ नहीं सकते हो तो सुन तो सकते हो। जो लोग साक्षर नहीं हैं वो भी सुन के समझ सकते हैं मोटा मोटी कि 1946 में बाबा साहब लड़ रहे थे, इतना तो समझ सकते हैं कि हमारे अधिकारों के लिए 1946 में बाबा साहब लड़ रहे थे कैबिनेट मिशन में। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से लड़ रहे थे, इंग्लैंड के पार्लियामेंट से लड़ रहे थे, भारत में भी लड़ रहे थे। इतना संघर्षों की पूरी गाथा है, तो सभी लोग नहीं पढ़ सकते, ये मजबूरी हम समझते हैं। तो हमारा काम है पढ़ के 20 मिनट 25 मिनट में आपके बीच रख देना, और आपका काम है कि घर में जाके चाची, नानी, ताई, चचा, भतीजा, फूफा, मामा, उनको सुनाइए कि बाबा साहब कितना ही लड़े थे, तब आप यहाँ मटन बिरयानी या चिकन बिरयानी बन रहा है। शुक्रिया साथियों, जय हिंद, फिर मुलाकात।